बना रही और उसके माध्यम से जिस भी प्रकार की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बहन जी को सौंपी, उसके माध्यम से अपने इलाके की, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है, वो इलाका आज आपको अपने सर आंखों पर बैठाना चाहता है। और जब से ये नियुक्ति हुई है तब से इलाके के अंदर जो एक चर्चा और एक उत्साह, विशेषकर उन लोगों के बीच जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष को सींचने का काम कर रहे थे, जिन्होंने कई पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी को आज तक के इस वातावरण में देखना चाहते थे, उनके हृदयों की जो हुंकार है वो उनके हृदय के पास कान लगाने से सुन सकते हैं। मैं आज ऐसे दोहरे कार्यक्रम के नाते जो आप लोगों ने बहन जी का स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है, फूल मालाओं से, पगड़ी से और वस्त्र उठाकर, और बड़ी संख्या में हम जो प्रबुद्ध लोग, आज बहन जी आजकल से ही इस इलाके में भारी बारिश, जगह जगह के ऊपर बंद और बड़ी संख्या में किसान जो अपने खेतों की फसलों की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो भी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए। साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है और विशेषकर मेरे लिए हर्ष का विषय इसलिए भी है कि आज पटौदी के अंदर जब मैं यहाँ पहुंचा, हमारी पूरी टीम पहुंची, तो आज बहुत से चेहरे ऐसे दिखाई दिए जो हमारे पुराने साथी रहे हैं, जो हमारे सुख दुख के साथी हैं। हरियाणा के अंदर पटौदी एक ऐसी विधानसभा है जिसके अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से काम हो रहा है और ऐसे कोई दो राय नहीं, सभी भारतीय जनता पार्टी के पुराने सदस्य हैं और ऐसे भी सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं लेकिन अपने नेता और अपने नेतृत्व में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। बहुत पहले के समय से बड़ी लिस्ट बनी है पटौदी की समस्याओं की। लोग बदल गए, कागज बदल गए, नेता बदल गए, कागज बदल गए, पार्टियां बदल गई, कागज बदल गए, लेकिन उन कागजों में समस्या जो की तो रही। आज के दिन हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, राम तुलाराम जी को जो हमारे इस इलाके के थे, पूरे देश की धरोहर, उनको भी नमन करते हैं। और आज के दिन हमारी वीरांगना बहन हमारे पटौदी में आई है, बहन जी आपको भी हम सादर नमन करते हैं, पूरा इलाका आपको नमन करता है। क्षेत्र की आन बान और शान, पंचायत की सर्वोच्च सभा को सुशोभित करने वाली बहन डॉक्टर सुधा यादव जी का पटौदी के इस पावन प्रांगण पर दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद और नमन और वंदन करते हैं। वंदन है इस क्षेत्र की दूसरी नाम की आन बान और शान, हमारे विधायक बहुत ही ऊर्जा से भरपूर, जिनके ओजस्वी विचार अभी आपने सुने भी। और इसी बीच आपका धन्यवाद। इसी बीच मैं आपको पतंजलि योगपीठ की उन महान विभूतियों के दर्शन करा देना चाहूंगा, उनको विजिट करा देना चाहूंगा आपको कि ये बच्चे एक दिन, माननीय विधायक जी ने आपके सामने विधायक जी बोला था कि ये दिन एक दिन नेशनल खेलेगी। बहन सुधा यादव जी ने भी मुझे एक दिन कहा था कि आप यहाँ खिलाते हैं, मेरे पास कभी नहीं आते। बहन जी बच्चों को खिला के आपके समर्पित किया, ये नेशनल लेवल के बच्चे आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं। ये है क्षेत्र की आन बान और शान। मैं बाबा रामदेव जी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने योग को न केवल देश में, पूरे विश्व में हमारे यशस्वी माननीय मोदी जी के माध्यम से इस योग को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। ऐसी महान विभूति, ऐसे सूर्य सम तेजस्वी, मैं तो ये कहूंगा द्वितीय लौह पुरुष माननीय मोदी जी ने जिस काम को, जिस विशेष कार्य को किया है, वो मैं नमन और वंदन करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और ऐसी हमारी बहुत विभूतियां भी तो पीछे बैठी हैं। अगर चाहे तो नेशनल लेवल के बच्चे, यस एक छोटा बच्चा जो आने वाले 10 दिन के बाद पंजाब में खेलेगा, यस एक बार कृपा करके आएगा। सरकार किसी भी तरह चली, सत्ता किसी भी तरह चली, लेकिन अगर पूरे देश में कोई नेत्री है जिन्होंने कार्यकर्ताओं के दिल में जगह बनाई तो वो बड़ी बहन सुधा यादव जी है। और अपनी बात के माध्यम से इनको बुलाऊंगा कि किसी ने साथी समझा, किसी ने समझा बहन, किसी ने साथी समझा, किसी ने समझा बहन, किसी ने समझा भगवान और समझा खुदा। अगर पोस्टर छोड़कर कोई दिल में बसा तो वो नेत्री है एकमात्र सुधा। आप सभागार में जितने लोग आए हुए हैं, ये वो टीम है जिसने 1999 के अंदर मुझे यहाँ से चुनाव जितवा करके भेजा, सांसद बना करके भेजा, और मैंने प्रयास किया कि सांसद के दायित्व को अच्छे तरीके से निभा सकूं। मेरे कामों की चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन उन कामों का परिणाम निकल करके नहीं आया। लेकिन आज
आपके आशीर्वाद का, आपके स्नेह का, आपके लंबे समय से साथ में जुड़े रह करके काम करने का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आज ये दायित्व दिया है। ये खाली मेरी पहचान नहीं है, ये पहचान है आप सबकी। मुझे लगता है कि पार्टी हमारी सत्ता में रही, सत्ता में न रही, मैं चुनाव लड़ी या नहीं लड़ी, लेकिन आज ये वो टीम बैठी हुई है जिस टीम ने सदैव मेरे साथ में स्नेह रखा, जिसने सदैव अपना आशीर्वाद रखा, और जब मैं चुनाव नहीं भी लड़ पाई तो जिसके मन में पीड़ा हुई, जिसके मन में कष्ट हुआ और जिसको ये लगता था कि इसे चुनाव लड़ना ही चाहिए, लेकिन ये समय का फेर होता है, पार्टी के अंदर बदलाव भी होता है और हम सब कार्यकर्ता पार्टी के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए काम करते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिलेंगे जो लगता है कि नेतृत्व ने उनको चुना और चुन करके उनको दायित्व दिया है। लेकिन मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि सब ने सड़क के किनारे कोई ना कोई जगह ढूंढ ली, जहाँ पर छत थी, जहाँ पर किसी का गोदाम था, किसी का ऑफिस था या कहीं पर विद्यालय था, और उसके अंदर ऐसे मौसम के अंदर भी लोग हमें सुनने के लिए अपना जो स्नेह था, अपना जो आशीर्वाद था, उसे देने के लिए आए। उन सब के प्रति भी मैं इस मंच के माध्यम से कृतज्ञता जाहिर करती हूँ, और आप सबके लिए तो निश्चित रूप से जिन्होंने तैयारी भी की है, यहाँ पर आकर के स्वागत भी किया है। अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, देश के गृह मंत्री अमित भाई का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये सम्मान मुझे दिया, और ये सम्मान, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, कि ये मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान है लंबे वर्षों तक आप सबका मेरे साथ में खड़े रहने का। ये सम्मान है उस स्नेह का जो आपने मुझे दिया था, ये सम्मान है उस आशीर्वाद का जो आपने मुझे दिया था। मैं कभी भी किसी भी वक्त इस इलाके के अंदर आई और गलती से भी ये पता चल गया कि इस सड़क पर से मैं जा रही हूँ, तो ये पटौदी की टीम ऐसी टीम थी जिसने पकड़ करके चाय भी पिलाई है, स्वागत भी कराया है, सम्मान भी कराया है, और हर सुख दुख के अंदर मेरे साथ में खड़ी रही है। आने वाले समय में भी मैं आपसे ये अपेक्षा करती हूँ कि आप हर घड़ी में जैसे पहले खड़े रहे थे, ऐसे ही आगे भी खड़े रहेंगे, और हम मिल करके जो परिवर्तन की बयार चल रही है उसके अंदर अपना योगदान देने में कामयाब होंगे। देखिए, 17 सितंबर से नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा चल रहा है। उस सेवा पखवाड़ा के अंदर रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, ऐसे अनेकानेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रही हैं। आज पटौदी के अंदर भी एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम और वृक्ष वितरण का कार्यक्रम है। साथ में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने जो सम्मान मुझे दिया है, उसके लिए उन्होंने मेरा भी अभिनंदन किया है और वरिष्ठ नेताओं का आभार भी व्यक्त किया है। जी, आपने विश्व गुरु बनाने की बात कही भारत को, और मोदी जी की तरफ से भी और काफ़ी जगह से ये आवाज़ आ रही है, तो इसमें अभी मोहन भागवत जी, इमाम इलियास से उन्होंने मस्जिद में मुलाकात की है, इसके क्या मायने लगाए जा रहे हैं? देखिए, सर्वधर्म संभाव इस देश की नींव में ही है, ये हमारी संस्कृति है, और मोदी जी ने शुरू में कहा था सबका साथ और सबका विकास, लेकिन कुछ लोग इस भाव को समझने नहीं देते और लोगों के अंदर अंतर पैदा करने का काम करते हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है, जो भारत में रहता है, वो भारतीय है। इस भाव के साथ में हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसी इच्छा और अपेक्षा है। देखिए, ये अभी जो बदलियाँ हुई है, ये संज्ञान में आई है विषय। मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात हुई है और इसके ऊपर वो रिव्यू कर रहे हैं। ये नहीं लगता इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे होमवर्क नहीं किया गया? इतने वर्षों से ठीक चल रहा था, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसकी निश्चित रूप से देखा जाए। होमवर्क कर लिया जाता तो जो आज क्राइसिस है, मैं समझता हूँ वो नहीं आता, ठीक हो जाएगी चीज़। अब तो नहीं, देखो, खुद अध्यापक रहे, यदि किसी भी अभी 105 स्कूलों को इस नवंबर बंद कर दिया गया क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कम है, चलो बात कर समझ में आती है,
लेकिन यदि आप अध्यापक मिले हुए हैं, वो अध्यापक छीन लेंगे, आखिर पेरेंट्स क्या करेंगे? अपने बच्चों को निकाल के कहीं और जाएंगे, विद्यार्थी संख्या कम हो जाएगी, फिर सरकार कहेगी अध्यापक बच्चे ही नहीं है। देखिए, विद्यार्थियों की तरीका ठीक है। विद्यालय बंद करने का तो एक मानक रखा था, उसी मानक के आधार पर किया है, और वो मानक ऐसा नहीं था, वो बहुत चर्चा के बाद ही तय हुआ था, उस मानक में किया है। लेकिन हाँ, इस बार कहीं पर कमियां आई है जिसे दुरुस्त किया जाए। अब मान लीजिए संस्कृत अध्यापक, वो साइंस कैसे पढ़ाए, मैथ कैसे पढ़ाए? नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट ही। बहुत से स्कूलों में ऐसे हैं जहाँ संस्कृत अध्यापक रह गया, बाकी अध्यापक नहीं है, पोस्ट ही कर ली कि वहाँ कोई और संस्कृत टीचर है। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई है, उनके संज्ञान में विषय है। मेरी कल भी कंवरपाल जी से बात हुई थी और इसको दुरुस्त करने का काम है। देखिए, गुजरात में तो कोई कम कॉम्पिटिटर है ही नहीं, वहाँ पर तो बीजेपी अपने आप ही सरकार बहुमत के साथ में बनाएगी, जैसे अभी तक बनाते आ रही है। हिमाचल के अंदर भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही चलता था। कांग्रेस अभी कमज़ोर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है। के आधार पर बहुत लंबी राजनीति नहीं हो सकती है, और हरियाणा राजनीतिक दृष्टि से बहुत मजबूत प्रांत है, वो सोच समझ करके वोट करेगा। मुझे लगता नहीं है कि केजरीवाल जी की ये रेवड़ियाँ यहाँ सफल हो पाएंगी। तो तीसरे मोर्चे को आप कहाँ तक देखते हैं कि भाई तीसरा मोर्चा कई बार बनने लगा है? ठीक है कि पहलवान मजबूत होता है अखाड़े के अंदर, उसके कंपटीटर नहीं आ पाता, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक दंगल जीत जाएगा, 2 जीत जाएगा, 3 जीत जाएगा, चौथे दंगल में तो कोई ना कोई कंपटीटर आएगा इन फ्यूचर, 5 साल में, 8 साल में। या मतलब जो ऑपोजिट पार्टियां हैं, आप बिल्कुल डाउन वन पे चली जाएंगी, या इसको आप देखते हैं कि भाई ये पार्टी कंपटीटर के तौर पे आ सकती है? देखिए, आज की तारीख में अगर देखें तो जितना भी विपक्ष के लोग हैं, उनके अपने अपने एजेंडे हैं, उनका कोई एक एजेंडा नहीं है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचार के साथ में लंबे समय से काम कर रही है, इसीलिए 2 सांसदों से लेकर के 303 सांसद तक हम पहुँचे हैं। वो विचार जितना प्रगाढ़ नीचे तक होता चला जाएगा, उतना ही पार्टी को लाभ मिलता चला जाएगा, जिस काम में कार्यकर्ता, नेता सब लोग जुटे हुए हैं। और तीसरा मोर्चा बन नहीं पाता है, उससे पहले बिखर जाता है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय फूट भी है, वो आपको आज ही परिलक्षित ही होगी। अब जैसे हमारे राव साहब, अब भूपेंद्र जी का कार्यक्रम हो तो उनके स्वागत कभी नहीं आते, जरावता जी का हो तो नहीं आते, आज आपका कार्यक्रम है तो उनके कार्यकर्ता नजर नहीं आए। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इसको दुरुस्त करने की जरूरत है और ये आपसी को नुकसान? देखिए, मैं व्यक्ति के कार्यकर्ता के बारे में नहीं जानती, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करती हूँ। कौन किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। देखिए, 1999 से लेकर के 2022 तक मैंने सिर्फ वही किया है जो पार्टी ने आदेश दिया है, इसलिए जो पार्टी जब जैसा चाहेगी वैसा करेगी। जी, आप अध्यापक रही हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को विश्व गुरु के रूप में किस तरह से सहायक और किस रूप में देखती हैं? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर तो जो प्रबुद्ध जन है उसको चर्चा भी करनी चाहिए, गोष्ठियाँ भी करनी चाहिए, और लोगों को समझाना भी चाहिए कि कैसी पॉलिसी है। उसको अगर मैं संक्षेप में कहूँ एक ही लाइन के अंदर, तो हमारी एजुकेशन डाइवर्सिफाइड हो, हमारा बालक अलग अलग तरीके की विद्या को सीख सके, ये आज की आवश्यकता है। वो सिर्फ कन्वेंशनल चीज़ों को पढ़ेगा कि हिंदी पढ़नी है तो हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन होगा या इसका कॉम्बिनेशन होगा, इससे आज नहीं चल पाएगा। उसको प्रोफेशनल कोर्सेज भी करने पड़ेंगे, उसको वो कोर्सेज भी करने पड़ेंगे जिनसे वो स्टार्टअप कर सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन सब चीज़ों का समावेश है कि आपकी जो शिक्षा है वो आपको रोजगार कैसे दे पाए, खाली आप डिग्री लेकर के न रह जाएं, इस बात का हमको ध्यान रखना। शिक्षा का विषय चला बड़ा, मतलब हम लोगों को भी बड़ा महसूस होता है। गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट पढ़ेगा, हरियाणा सरकार 500 देगी, प्राइवेट स्कूल में जाएगा 1100 देगी। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को किस तरीके से देखते हैं? ये कंसेप्ट अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे तो इसका उद्देश्य कुछ और था। ये कंसेप्ट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जिसको अगर मान लीजिए कहीं विद्यालय नहीं मिल रहा है, उसके आसपास में 9वीं 10वीं में आकर के स्कूल ही नहीं है, और वो पेरेंट्स उसको बाहर किसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो उसको आर्थिक मदद है। जो पहले स्कूलों को मदद दी जाती थी वो अब विद्यार्थी को मदद दी जाएगी, क्योंकि स्कूलों में ये लड़ाई चलती रहती थी कि हम इनको एडमिशन देंगे कि नहीं देंगे। तो उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए
वीकर सेक्शन के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल पढ़ाएं। उसके निमित्त ये योजना बनाई थी, जिसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म सामने आ गया है। अगर इसको सही रूप में समझेंगे तो ये 134 तो विड्रा कर दिया है गवर्नमेंट ने, इसीलिए तो किया है ना कि वो अब उसको समस्या खत्म हो जाएगी ना कि भाई आप ठीक है आपको दे रहे हैं आप पढ़ लीजिए। उसमें वो जो फाइनेंशियली वीक है वहाँ तो फिर प्राइवेट सेक्टर लेगा ही नहीं स्टूडेंट को। 134 में तो बाउंड था कि आपको लेना पड़ेगा, सीटें नहीं जा रहा। उसको फाइनेंशियल सपोर्ट इसीलिए है ताकि वो वहाँ पर जाकर के पढ़ाई कर सके। नीट की कंडीशन हटा दी थी कि नीट वाला जहाँ बच्चों ने पहले लिया हुआ है वो इसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट जा सकते हैं कि हम लोग नीट क्वालिफाइड है और ये नीट क्वालिफाई नहीं है और वहाँ सच्ची एजुकेशन है। इस वजह से ये बड़ा मतलब पेज फंसेगा कि जो 5 साल 6 साल के बाद में उनको फाइनल ईयर स्टडी करनी है। नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई पेज फंसेगा। यहाँ पर उनको एडमिशन मिलेगा ये संभव नहीं है। ये स्वाभाविक है कि जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और वो बाहर गए थे तो उनको आज यहाँ पर देंगे ये संभव नहीं है। लेकिन सरकार दूसरे देशों में जिसमें पढ़ रहे हैं उसके अलावा जो दूसरे देश हैं उनके अंदर उनको एडमिशन मिल सके उस रास्ते को खोलने का प्रयास कर रही है। और जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी यूक्रेन से बाहर आए हुए विद्यार्थियों को लेने के लिए तैयार है। यही रास्ता निकला। लास्ट और कड़वा सवाल, सरकारी प्रोजेक्ट लटकते हैं, पार्टी कोई भी हो, सब पार्टियां आ गई, उनका अगर कोई ऑफिस कोई स्ट्रक्चर बनना हो टाइम बाउंड बन जाता है। उदाहरण गुड़गांव का सरकारी अस्पताल सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है। नहीं, आप इसको गलत रूप में ले रहे हैं। प्रोजेक्ट लटकते हैं ऐसा नहीं होता। कई बार कई अड़चनों के कारण चीज़ें अटकती हैं और कई बार निकल जाती हैं। आपका भी बाईपास जब बनने लगा था तो आपको भी पता है कौन कौन सी अड़चनें आई थी। सरकार ने अड़चन नहीं डाली थी, कई बार कुछ लोग अड़चन डालते हैं जिनकी वजह से ये काम। दूसरा 1810 एकड़ जमीन को लेकर के उसमें देखिए, मानेसर का जो 1800 एकड़ है, कल इनकी एक चर्चा हुई है। नया प्रपोजल सरकार ने उनको दिया है, उनको सोचने का समय दिया है। दोबारा जब चर्चा होगी तो उसमें क्या समाधान निकलेगा। जब चर्चा और वार्ता के द्वार सरकार खोल देती है तो मुद्दों का समाधान निकल करके आता है। आई रेजिमेंट को लेकर आई रेजिमेंट वालों ने तो बहुत लेट इस दिशा में सोचा है कि इस मांग को लेकर के चल रहे हैं। अभी उनका विषय चल रहा है, देखिए कैसा होता है, क्योंकि सेना का स्ट्रक्चर अग्निवीर के माध्यम से बदलता जा रहा है तो उसमें क्या परिणाम निकलेगा आज कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ जी, आप भारतीय जनता पार्टी की तो अहम पद, आप टॉप 10 टॉप 15 में आप आ गए, तो इससे आप भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्र की और देश की किस रूप में सेवा कर पाएंगे, आप क्या होंगे? देखिए, मेरा काम ये है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अभी तक वोट नहीं मिल पाया है या जिन इलाकों में हम पीछे चल रहे हैं वहाँ पर बढ़ाने में अपना योगदान देना। और कुछ ऐसे प्रांत भी हैं, उन प्रांतों के अंदर भी जहाँ पर हम वोट परसेंटेज बढ़ा सकते हैं उनको बढ़ाने में जो मेहनत मुझसे हो पाएगी वो करके निश्चित रूप से बढ़वाने का